क्या देखेंगे हम लोग, गतिमान वस्तु की चाल का मापन, है ना। पहले हमने देखा था जो वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। अभी गतिमान वस्तु की चाल का मापन करना है। तो हम क्या जानेंगे कि किसी भी गतिमान वस्तु की चाल बराबर तय की गई दूरी लिया गया समय होता है ना। यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई जा रही है जिसमें से चाल ज्ञात करना है। ये है सारणी 5.9 में। देखिए, गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा लिया गया समय। गेंद द्वारा चली गई दूरी किस में रहेगा, मीटर में, है ना। और लिया गया समय सेकंड में, ठीक है। अब गेंद द्वारा चली गई दूरी 5, 10, 15, ठीक है। 5, 10, 15, तो 5 मीटर। लिया गया समय कितना, 2 सेकंड में दिया है ना। इसी प्रकार 10 मीटर लिया गया समय 4, 15 मीटर लिया गया समय 8, अर्थात 2 सेकंड, 4 सेकंड और 8 सेकंड। अब चाल निकालना सीख चुके हैं हम, पिछला जो उदाहरण देखे उसमें, है ना। कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर एक स्पीडोमीटर लगा रहता है, सभी देखे हैं। हमारा जो हैंडल रहता है वहीं पर गाड़ी में देखिएगा क्या रहता है, स्पीडोमीटर रहता है, जिसको बोलते हैं चाल मापी। क्या कहते हैं, चाल मापी। इसके द्वारा आप चाल की गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सरल लोलक की समय गति। सरल लोलक की समय गति, कक्षा 6वीं में आपने सरल लोलक के आवर्तकाल के बारे में पढ़ा है। सरल लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाता है ना। इसके लिए जो एक घड़ी का माध्यम से बताया गया था, जिसमें बीच में लोलक होता है, उसके माध्यम से उसको बताया गया है पिछली कक्षाओं में, है ना। तो क्या है, इसमें सरल लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय एक आवर्तकाल कहलाता है। इस प्रकार लोलक द्वारा 20 दोलनों को पूरा करने में लगा समय ज्ञात कर एक दोलन में लगने वाले समय यानी आवर्तकाल को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या, पहले आपने क्या पढ़ा पिछली कक्षा में कि सरल लोलक के द्वारा एक दोलन को पूरा करने में, एक दोलन किसको बोलते हैं, जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, ये अगर लोलक है, यहाँ पर मैं एक गोला बना देती हूँ, है ना। इस प्रकार ये लोलक कैसे गति करता है, एक बारी इधर, फिर बीच में आता है और फिर ऐसे, है ना। घड़ी जो होता है दीवाल घड़ी, उसमें भी कुछ दीवाल घड़ियों में इस प्रकार का होता है। तो ये जो लोलक है वह एक बार दाएं, फिर बीच में आता है और फिर एक बार बाएं जाता है। तो ये एक क्या हो गया, उसका दोलन हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अब यदि 20 दोलनों को बोल रहे हैं, 20 दोलनों को पूरा करने में लगा समय ज्ञात करना है, तो एक दोलन में लगने वाला समय ज्ञात कर लिए आप, तो 20 दोलन का भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार गतिमान वस्तु की चाल का मापन सीखना है। हवा की गति और वायु के दाब के अंतर से चक्रवात कैसे बनते हैं, आइए अब ये देखते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, हवा की गति तथा वायु दाब। इसके लिए खाली बोतल, चौड़े मुख वाली और कागज, ठीक है। तो कागज के टुकड़े को मोड़ करके, चित्र में भी आप देखिए थोड़ा ध्यान से, बोतल में फूंक मारना करके चित्र लिखा हुआ है ना। कागज के टुकड़े को मोड़कर बोतल के मुंह से कम अमाप की गेंद बनाना है, ठीक है। छोटी सी बॉल बनाना है, किससे, कागज के टुकड़े से। बोतल का जो मुंह है ना, उससे छोटा होना चाहिए आपका बॉल, ठीक है। बोतल के मुंह के पास कागज की गेंद को रख दीजिए, अंदर नहीं डालना है। बोतल का जो मुंह है वहां पर हम वो कागज की जो गेंद बनाए हैं उसको रख देंगे, और अब क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर हम क्या कर रहे हैं, डालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इस क्रियाकलाप को विभिन्न आकार के मुंह वाली बोतलों के साथ कीजिए आप। अलग अलग आकार की होनी चाहिए बोतल का। देखो यहाँ पर जैसे लिया गया है ना, ये बोतल का मुख,
ये जो है अलग अलग बोतल है उसको लेकर कीजिए, जिसका मुख जो है वो अलग अलग हो। ठीक। आप क्या देखेंगे, कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? हम फूंक मार रहे हैं, हमने उसके बिल्कुल मुख के पास रखा है उस बॉल को, कागज की बॉल को, और फूंक मार रहे हैं। अलग अलग आकृति के साथ करिए आप और अवलोकन कीजिए कि कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है। तो जब हम बोतल के मुंह पर फूंक मारते हैं तो मुंह के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिससे वहां वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर का वायु दाब उसके मुंह के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। बोतल के अंदर भी तो वायु है ना, क्योंकि वायु जो है वो सभी जगह पाई जाती है। तो बोतल के भीतर भी वायु है, तो बोतल के भीतर का जो वायु दाब है उसके मुंह के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेलने लग जाती है। क्योंकि जब हम फूंक मार रहे हैं तो देखा जाए तो फूंक मारने से बॉल अंदर चली जानी चाहिए, लेकिन कठिनाई क्यों महसूस हो रही है? जब हम फूंक मार रहे हैं तो वो बॉल अंदर जाने में कठिनाई क्यों महसूस हो रही है? वही चीज यहाँ पर समझाई जा रही है कि जब हम बोतल के मुंह पर फूंक मारते हैं तो मुंह के पास की जो वायु है उसका वेग अपेक्षाकृत क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, और जिसके कारण से वहां का वायु दाब घट जाता है। मुंह के पास की जो जगह है वहां पर का वायु दाब घट जाता है, लेकिन बोतल के भीतर का जो वायु दाब है वह उसके मुंह के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेलने लग जाती है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या देखा कि हवा की गति और वायु दाब किस प्रकार कार्य करते हैं। ये प्रयोग आप करके भी देख सकते हो। तो हमने इस अध्याय में क्या सीखा, एक नज़र में मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। हमने इस अध्याय में कम लंबाई मोटाई नापने के लिए अप्रत्यक्ष विधि उपयोग में लाई जाती है। किसी भी वस्तु की सतह के फैलाव का माप उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है, और इसका एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है। छोटी वस्तुओं के क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मिलीमीटर में दर्शाना सुविधाजनक है। बड़ी सतहों जैसे खेत का क्षेत्रफल एयर अथवा हेक्टेयर जैसे मात्रकों में दर्शाया जाता है। नियमित आकृति के वस्तुओं की सतह के क्षेत्रफल की गणना उसकी लंबाई, चौड़ाई, अर्धव्यास इत्यादि मापकर तथा उचित सूत्र का उपयोग करके ज्ञात की जाती है। अनियमित आकृति के क्षेत्रफल ग्राफ पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। इस प्रकार हमने इस अध्याय में इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप लोग अपने अभ्यास के प्रश्न जिसमें सही उत्तर चुनिए, इसके अलावा रिक्त स्थान है या कुछ छोटे छोटे जो बीच में प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को अपने द्वारा स्वयं ही हल करने का प्रयास करें, जिससे आपको कितना समझ में आ गया ये आप स्वयं उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। इस तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों को इस अध्याय में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।